ये हो गया था आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल रोल। ठीक है, आगे देखो। एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स मोरल एंड फिलोसफिकल व्यू। देखो ये स्लाइड क्या बता रही है कि एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक इस बात को ऑब्जर्व करता है ना, कि मोरल वैल्यूज क्या है और फिलोसफिकल व्यू क्या है, किन चीजों के समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है। ठीक, तो एक स्पेक्टेटर क्या करता है, मोरल ऑब्जर्वेशन करता है, फिलोसफिकल इंसाइट किसी भी चीज के बारे में दार्शनिक नजरिए को विकसित करता है, मतलब एडिशन सब्टली व्यू इन द फिलोसफिकल इंसाइट अबाउट ह्यूमन नेचर वर्च्यू एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इंसान खुशी की चाह में प्रकृति और उसका जो वर्च्यू होता है, इन चीजों के बारे में क्या अपने मन में रखता है, क्या इन चीजों के बारे में सोचता है, सोशल कमेंट्री। और जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, है ना, तो उस पर बात भी होती है, और हमारे कमेंट्री मतलब किसी भी चीज पे तर्क देना। तो हमारे राइटर ने इस ऐसे के थ्रू हमें ये प्रोवाइड किया है कि समाज में क्या क्या इशू होते हैं, है ना, वाइल टाइमिंग, फर्दर टाइमिंग, इनकरेजिंग रीडर्स, और ये हमारे रीडर्स को इनकरेज करता है टू रिफ्लेक्ट देयर ओन बिहेवियर। हमारा रीडर इसके साथ में, मतलब इसके पढ़ने के बाद क्या बिहेव करता है और अपने मतलब उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, उन पे क्या रिएक्ट करता है। तो सम अप अगर हम फाइनली कहें तो दर्शक हर उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जो मतलब किसी भी चीज को लेके उसके बारे में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन होती हैं। सिंपल सा एग्जांपल, मोबाइल को लेके व्यक्ति क्या क्या बोलेंगे, ये बात है, उसमें है भी। कहने का मतलब चीज को देख के बहुत सारे थॉट जनरेट होते हैं, जिनसे तर्क जनरेट होते हैं, और तर्कों से बातों के समाधान निकलते हैं, और ये पता चलता है कि क्या वाकई में एक वस्तु जो हमारे सामने है वो यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, वैल्यूएबल है नहीं, या समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब तर्क जनरेट होंगे तभी उसका रिजल्ट निकलेगा। आज हम और आप मोबाइल को बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, लेकिन फायदे हैं बहुत, जिनको की हम लोग बात नहीं करते। सोच के देखो, आज पढ़ रहे हैं अपन लोग, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि रोशनी जब अपने घर से निकल रही है ही नहीं, और यहाँ आके पता चले कि सर ही नहीं है, तो नैया पार लग गई। तो बहुत सारी चीजें जिनमें बहुत सारा समय, बहुत सारी वैल्यूज खर्च हो सकती थी, उनका बचत, मतलब तर्क वितर्क होता है, तभी डिसाइड होता है कि क्या इसको सोशलाइज किया जाना चाहिए। अगर इसमें नुकसान ज्यादा होते तो आज ये वस्तु सोशलाइज नहीं होती, इस पे भी लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग एक्ट लगता, रखने के लिए लाइसेंस चाहिए, डेंजरस है। गाड़ियां गाड़ियां डेंजरस होती हैं अगर आप उसका प्रॉपर राइडर नहीं हो। ये समझ लो कि आपका एक राइड, पहला राइड आपका अंतिम राइड हो सकता है। कई लोग देखो कितना सोचने वाली बात है। कभी अपने यहाँ पे नल का बिल लेने आता था, ज्यादा एज नहीं, 22-23 के होंगे जी अभी। हाँ, शादी भी नहीं, सस्ते हो गए, छोटी सी गलती। ये बात, उनका लाइसेंस तो था ही नहीं। दूसरी चीज, नए नए राइडर थे, रहती गाड़ी। तीसरी चीज, गलत जगह चला लिए भैया ने। कहाँ चला लिए? छिंदवाड़ा रोड पे, वैसे ही डेंजरस है, बहुत घटनाओं के लिए जानी जाती है दुर्घटना। स्पॉट ट्रक था, तो
ट्रक बल्कि धीरे धीरे जा रहा था कि खड़ा था, ये पीछे से जाके ट्रक में भिड़ गए। तो हाँ ओके, भी हम समझ पा रहे हैं कौन, काफी एज्ड है वो, मतलब वो दादी है। तो यही होता है समाज में, तर्क डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज यूजफुल। तो यहाँ पे स्पेक्टेटर की ये व्यू। अगली बात, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेक्टेटर द रीडर, मतलब एक दर्शक और एक पढ़ने वाला, कनेक्शन, इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है? अच्छा, स्पेक्टेटर का सेंस, दो सेंस हो सकते हैं। एक होता है स्पेक्टेटर का जो देखता है और फिर लिखता है, फिर उसको रीडर पढ़ता है, और एक अलग ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ यहाँ जो स्पेक्टेटर मतलब है जो जिसने लिखा है, और रीडर के बीच में। नाउ connection, the spectator applies a connectional tone directly addressing to the reader, मतलब हमारा राइटर है ना, रीडर, and creating a sense of intimacy and the, उसके और स्पेक्टेटर के बीच में कनेक्शन बनता है। रीडर पढ़ेगा और ये ऑब्जर्व करेगा, ये बात ऑब्जर्व करेगा कि क्या हो रहा है, ठीक। किसी भी चीज में एकदम संगठित होके, बस संगठित बोल रहे हैं आप, एकदम घुस के वो होना, इंटीमेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, invitation to reflect. The essay prompt reader to reflect their own lives and the world around them. मतलब एक व्यक्ति का जीवन वो कैसे जीता है और उसके आसपास क्या है, उस सभी बातों के बारे में ये हमारा जो ऐसे है बताता है। नेक्स्ट, शेयर एक्सपीरियंस। द स्पेक्टेटर इनवाइट रीडर टू, मतलब हमारा जो स्पेक्टेटर है, राइटर है, वो इनवाइट करता है रीडर टू ज्वाइन हिम उसके ऑन हिज ऑब्जर्वेशन जर्नी। उसने जो ऑब्जर्व किया राइटर ने, तो दर्शक को ये इनवाइट करता है कि आओ मेरी जर्नी से जुड़ो और देखो कि दुनिया कैसी है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस, है ना, कि दुनिया कैसी है, और जो दूसरों से साझा करने के जो अनुभव है वो क्रिएट करता है हमारा राइटर, है ना। जैसे हम तुमसे अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, तुम हमसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या जो भी चीज, तो ये शेयरिंग दुनिया क्या है, इन सब के बारे में स्पेक्टेटर रीडर को बताता है कि भैया हम लोगों से आप जानो, मतलब हमारे अनुभवों से सीखो, पता चलेगा कि दुनिया कितनी अजीब है, कितनी इंटरेस्टिंग है, पहले कितनी। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन द एसे ऑन लेटर लिटरेरी वर्क। इस वर्क ने आगे आने वाले जो वर्क थे उनको कैसे प्रभावित किया, है ना, प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक। चलो, एक बात तो है कि हर एक वर्क की खासियत होती है कि वो आगे आने वाले राइटर को भी प्रभावित करता ही है ना, याद रखना। तो अगर जब हम आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो एक पॉइंट इसको परमानेंटली ऐड करेंगे, समझ गए, मतलब इस पॉइंट को हमें हमेशा ही ऐड करना है कि आगे आने वाले राइटर को कैसे प्रभावित किया। तो तरीका क्या होगा, उस वर्क को लिखो और उसके आगे एक आध दो राइटर या उसके बारे में कुछ भी ऐसा जो अपन सेंस कर सकते हैं, बस उसको लिखते जरूर आओ। लिखने से राइटर को पता चलेगा कि नहीं, आपने अपने आंसर राइटिंग में
हर एस्पेक्ट को छुआ है, एक वर्क के हर एस्पेक्ट को सोचा है, समझा है और लिखा है। ये नहीं कि सिर्फ तुमसे आंसर पूछा और तुमने सटासट लिख दिया। एक स्ट्रेटजी बताते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें बताई थी कि बेटा किसी भी क्वेश्चन का, अब ये जो बात बता रही है बहुत खास है सब, हर एक चैप्टर का एक मास्टर आंसर तैयार करना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी है, हर एक चैप्टर का एक मास्टर आंसर स्टार्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, और उस मास्टर आंसर को अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो थोड़ा सा चेंज करके पूरा फेंक देना चाहिए। मतलब एक मास्टर आंसर जिसकी वर्ड लिमिट लगभग 600-700 वर्ड हो, 600-700 वर्ड हो, और उसमें से ही सब कुछ लिख सकते हो आप, मतलब एक मास्टर आंसर। तो जहां तक हमने ऑब्जर्व किया, ये स्लाइड्स जो है ना अपनी, ये मास्टर आंसर का काम कर रही है। एक वर्क है, उस वर्क के सारे एस्पेक्ट को छू रही है। ठीक, पे बात करते हैं, कैरेक्टर्स पे बात करते हैं, क्रिटिकल व्यू भी मिलता है, इन्फ्लुएंस किस किस से हुए, किस किस को इन्फ्लुएंस किया, है ना, सारी चीजों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को मानते हुए समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये याद रखना। ये प्रूव्ड थ्योरी है, ये मतलब ये तरीका ही यूज करते हैं स्मार्ट लोग, हमने खुद ने भी किया है। ठीक, आगे देखें, कैरेक्टर आर्केटाइप, द स्पेक्टेटर एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब सोसाइटी है, तो हमारा जो स्पेक्टेटर है वो इससे डिटैच्ड है, अलग है ना, सोसाइटी। बिकम एन इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर आर्केटाइप इन इंग्लिश लिटरेचर, और वो दुनिया को प्रभावित करने वाला एक ऐसा इंग्लिश का लिटरेचर का एक ऐसा कैरेक्टर बन रहा है कि जिससे वो दुनिया को प्रभावित करे, है ना, क्योंकि वो दुनिया पे नजर रख रहा है और लिख रहा है उनके बारे में। फिर ऐसे फॉर्म, मतलब इस ऐसे का फॉर्म क्या है, द ऐसे कन्वर्सेशनल स्टाइल, बहुत बढ़िया, आई थिंक ये पहली बार मिला है, कन्वर्सेशनल स्टाइल, एक ऐसा ऐसे जिसमें दो लोग वैसे बात कर रहे हो, हालांकि अपन ने अभी इसको पढ़ा नहीं, लेकिन हम इसकी पूरी क्वालिटीज पे बात कर रहे हैं, तो जिसमें दो लोग ऐसे बात कर रहे हो, एंड फोकस ऑन सोशल कमेंट्री इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल ऐसे जोनरा। हाँ, बिल्कुल नहीं, दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, सोशल कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक, ये कन्वर्सेशनल स्टाइल कहलाता है ऐसे का। तो इस ऐसे की सबसे खास बात ये हो गई, ये ये जो है कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है, ठीक, और इसका फोकस सोशल कमेंट्री पे है। फिर देखें थीम, आइडिया, थीम क्या क्या है वो देख लो, ये तो पहले भी आ गई थी, फिर से है, थीम ऑफ आइडेंटिटी, सोशल ऑब्जर्वेशन एंड मोरल रिफ्लेक्शन। ठीक, तीन थीम याद रखना, शॉर्ट नोट में इसको जब अपन करेंगे ना रिवाइज, तो गांठ बांध के रखना। ठीक, सोशल ऑब्जर्वेशन, resonate with letter writer and continue to explore in literature today। हाँ, बिल्कुल, ये भी है, ठीक, ये भी है वो भी है। एक वर्क में बहुत सारी थीम हो सकती है, डिपेंड करता है वो वर्क कितना बड़ा है, छोटा वर्क होगा शायद कम थीम, बड़ा होगा ज्यादा होंगी, थीम का कोई वो फिक्स नहीं है। और आजकल तो शॉर्ट का जमाना है, 30 सेकंड, 1 मिनट में ही एक पूरी थीम खत्म भी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक शॉर्ट एक थीम पे बनता है नहीं, हर एक शॉर्ट का एक थीम होता है। अब देखो
पता चलेगा, एक बार लिटरेचर की नजर से आप शॉर्ट को देखने की कोशिश करोगे, और एक शॉर्ट देखना और उसके बाद उसको पॉज करना, ना फ्लिप नहीं करना, पॉज करना और सोचना कि इसकी थीम क्या है। फिर देखो लिटरेचर को समझने का एक नजरिया जनरेट होगा कि अरे यार, अभी तक हम है ना सिर्फ स्विप कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे हो ना, कोई पे बेस्ड होता, कोई सोशल इश्यूज पे होता है ना, फिर जनरेशन इश्यूज पे भी होता है, सब सबसे ज्यादा, हाँ, ह्यूमर होता है, कोई डार्क ह्यूमर होता है ना। इससे याद आ गया, हमारे जाटो समाज में भी कॉमेडियन है, और बहुत सक्सेसफुल कॉमेडियन है। नहीं, नहीं, जाटवों में कह रहे भाई हम, करप गांव का एक लड़का है लवजीत सिंह। अब वो देखो यहाँ का तो हाँ, तो अच्छे करते हैं मतलब, है ना। बात वही है, जो जिन चीजों को लोग बताने से डरते हैं ना, आप वो बता दो तो आप फेमस हो जाओगे। हालांकि शुरू में बेशरम बनना पड़ता है, आस पास कहेंगे हाँ, चाय बनाता, मतलब चाय की दुकान है कहाँ पे, करप गाँव में। वही है ना, आप जितने ज्यादा बेशर्म रहोगे ना, ज्यादा फेमस होता। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं, हालांकि जरूरी नहीं है कि अपन हर कोई बेशरम बने, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है, सकते हैं के तरीके ना। और अगर जिसको वो हो रहा है, आइडेंटिटी छिपा के भी कर सकता है, सबका अपना अपना स्टाइल है। जैसे हम लोगों ने स्कूल में किया था, बुराई ये है कि मतलब वीडियोस नहीं है, नाटक की कॉमेडी ह्यूमर की चीजें होना करना चाहिए अपने। वो देखा था हमने, स्टेटस पे ही देखा था, करना चाहिए, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, पता चलता है कि स्टेज पे जाके भी कैसा लगता है ना। आगे बढ़े, क्रिटिक ऑफ द स्पेक्टेटर्स पर्सपेक्टिव एंड बायसेस, मतलब स्पेक्टेटर की क्रिटिक, स्पेक्टेटर्स पर्सपेक्टिव एंड बायसेस, मतलब स्पेक्टेटर का नजरिया और उसके जो भेद हैं या उसके जो भेदभाव हैं, उनको दुनिया ने कैसे क्रिटिसाइज किया है, तो सीधी बात, उसके नजरिए को दुनिया ने या जो क्रिटिक्स है उनने कैसे क्रिटिसाइज किया है। ठीक, उन क्रिटिक की हम बात करेंगे। लिमिटेड पर्सपेक्टिव देख लो, उनने कहा कि तुमने जो ऐसे लिखा है ना, उसमें नजरिया बहुत लिमिटेड रखा है, बड़ा होना चाहिए। एज अ मेल ऑब्जर्वेशन इन 18th century लंदन, द स्पेक्टेटर्स पर्सपेक्टिव इज इनहेरेंटली लिमिटेड। सही है, पूरा जनरेशन से ही लिमिटेड रहता था, बाय हिज सोशल स्टैंडिंग इन द टाइम पीरियड, क्योंकि उस समय पे खुल के बात करना ना अलाउ नहीं, आप पे कब गोलियां चल जाएं, कब आपको निपटवा दें। हमारे एक फेमस राइटर है, क्या नाम, अरे यार नाम क्यों, डॉक्टर फोस्टस वाले, क्रिस्टोफर मार्लो, उन भैया को कम एज में ही निपटवा दिए थे, रीजन वही था, ज्यादा बोल गए। आज भी है ये, ओसो, ओसो, ज्यादा बोल गए, है ना। तो जो ज्यादा बोला, समझ लो कि वहां पे, अच्छा,
उनके बोलने से लोग इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ना, कुछ लोगों के बोलने से, कि बस नहीं, अब इसका रहना जरूर नहीं। अपने दद्दू गांधी, वो कैसे, पता ज्यादा क्या बोल गए थे? वो ये ज्यादा बोल गए थे कि हम, कि पाकिस्तान हमसे हटा तो ठीक है, उसको पैसा दो, 40 करोड़ रुपए पैसा भी दो, और उनके जो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्र प्रधानमंत्री, उनको यहाँ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दो। मतलब बहुत ज्यादा बोल गए थे कछु चीजें, तो कछु लोग कहा कि बर्बाद करके छोड़ेगा। वो ये कहना चाह रहे थे, अरे यार वो हमारा छोटा भाई है, तो उसको, छोटा भाई जिद कर रहा है तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि उसको दे दो। लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहा था जिद है। उस समय 40 करोड़ भयंकर होता था। नहीं, इनने कहा ना रहेगा दद्दू, है ना, ना बजेगी इनकी पुंगी, निपटाओ, स्वाहा, दद्दू का खेल खत्म। ये चीज है। तो लिमिटेड पर्सपेक्टिव, सरदार ने बड़ी गाड़ी, वो तो ना, वो तो प्रधानमंत्री को मरना बहुत कठिन होता है, और उसको वही मार सकता है जो उसको गार्ड कर रहा हो, क्योंकि एकदम गोलियों से लैस होता है। इसलिए प्रधानमंत्री के जो गार्ड होते हैं ना, बहुत फैसिलिटीज होती हैं, और एक टाइम टू टाइम बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, एकदम साइंटिफिकली मैनेज होते हैं वो, एक परफेक्ट टाइम के अंदर उसको चेंज कर दिया जाएगा। बहुत सिक्योरिटी, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। पीएम या जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, सिक्योरिटी आसान नहीं होती। इवन राष्ट्रपति की नहीं होती उतनी। राष्ट्रपति को तो एक नॉर्मल सिक्योरिटी, मतलब जेड प्लस ही होती है, बट उतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो पब्लिक से ज्यादा फेस नहीं होता। पब्लिक से फेस कौन करेगा? जब चाहे तब उसको भिड़ाया जाएगा, चाहे तब उसको आगे फेंक दिया जाएगा कि अब क्या हो जाए। इवन जो प्रधानमंत्री जो स्पीच देते हैं ना, लाल किले से, तो उनके आसपास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट कांच होता है, जो कैमरों में बिल्कुल नहीं आता, बुलेट प्रूफ होता है। और वो जो आगे जो स्लाइड होती है ना, कांच होता है, उस कांच की खासियत ये होती है कि उस कांच के पे पूरा पीएम का स्पीच लिखा हुआ आता है। किसको याद रहेगा भाई, घंटे भर लगभग मुंह चलता है उसका, 5 मिनट में तीन चार पेज की स्पीच होती है, और डेटा कितना देना पड़ता है उसको, डेटा मतलब आंकड़े, इतने परसेंट ये हुआ, उतने परसेंट ये हुआ, तो इंसान को पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से उस व्यक्ति को पॉसिबल नहीं है जो बहुत बिजी चलता है। हम लोगों से बता दें, अगर कोई जैसे हमसे ये बोले कि भाई आप सोशल साइंस मान लो, आप पढ़ा रहे हो, आपको ये सारे फैक्ट, कुछ एक नया डेटा दे दिया, इसको भी पढ़ाना है कल, तो जब हम लोग पढ़ाएंगे ना उसको, तो हम लोग उसको रट के नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है ना, प्रिपरेशन दूसरी चीजों की करनी है। नया डेटा, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, आपको डेटा बताया जाता है, क्योंकि अपन को वो स्पीच का 10% भी याद नहीं रहता, कभी सुन के देख लेना। जब हमको 10% याद नहीं हो रहा सुन के, बोलने वाले को तो उसका उसका भी 10%। सही है। तो ये है। तो हमने देख लिया कि क्रिटिक्स ने पहला बोला लिमिटेड पर्सपेक्टिव, और दूसरा है पोटेंशियल बायसेस। क्रिटिक्स पॉइंट आउट potential biases in the spectator's observation, particularly regarding gender and the social class। बहुत बढ़िया। क्रिटिक्स पता क्या कहते हैं कि भैया आप कुछ मामलों में बायस तो हो, पक्षपाती हो, आपने जेंडर और क्लास को लेके खुल के बात नहीं करी।
ऐसे देखना, अगर ये ऐसे मिल जाए तो मुश्किल है कि साथ यूट्यूब पे मिले। आ रहा है, तो वीडियो नहीं बनी है, दिखाता इसका वीडियो नहीं मिलेगा। अगर होगा तो फिर अपन टेक्स्ट को देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका अपन टेक्स्ट देख लेंगे तो, है ना। पक्षपातपूर्ण है ये इसमें चीज, ठीक है। छोड़ दे। पढ़ लिया ये। बहुत अच्छी बात याद आ गई हमें अपने बचपन के टाइम की, कि इंग्लिश को लोग देखो कितने तरीके से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति
इंग्लिश पढ़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है ना समझेगा कि नहीं, ऑलरेडी ये ग्रेट व्यक्ति है, इंग्लिश के बारे में लोगों की सोच क्या होती है। इंग्लिश बोल रहा है तो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, ये ज्ञानी व्यक्ति, इंटेलिजेंट। इंग्लिश सब्जेक्ट पे तो मालूम है शुरू से ही हमें ये चीजें बड़ी वो लगती थी कि नहीं, इसलिए तो जरूर सीखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किसी लैंग्वेज की तरफ ले जा सकती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इंग्लिश का, कि आप इंग्लिश में किसी भी टाइप का अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तो कोई आपको टोकने वाला नहीं है। समझ गए? आप मतलब देखो, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। आज कुछ इश्यूज पे हमारे इंडिया में या अपने घरों में कभी भी बात करना अलाउ नहीं होता, लेकिन आप एक तार्किक व्यक्ति हो, आप एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन वाले व्यक्ति है ना, और आप इस समाज से हट के सोचने वाले हो, तो आप अगर वो चीज हिंदी में पढ़ोगे और घर वालों को पा गए ना, तो तुम्हारी ठटरी कस देंगे वो। सही बात, समझना। और अगर वही चीज आपके पास इंग्लिश में है ना, तो वो सामने डली रहेगी, किसी की हिम्मत रहेगी उसको छू ले, और आप पूरी तल्लीनता से पढ़ते भी रहोगे ना, तो कोई की हिम्मत नहीं कि आप उसको टोक सके। हमने ये ऑब्जर्व किया। आज जैसे हम आपको बता दें, अगर आप ओशो को पढ़ोगे ना, तो ओशो की कुछ बातें इतनी भयंकर हैं कि अगर हिंदी में किसी को आप किसी ने देख लिया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसका। हाँ, लेकिन आपको उसको गहराई से समझना है। समझ गए? चीजें हैं, ये बातें हैं, खुल के कुछ चीजें बात बात की जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्लस पॉइंट है। आप किसी भी स्टडी को अगर आप गहराई से कर रहे हो ना, तो उस जगह पे किसी की हिम्मत नहीं कि आपको रोके, बस आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोच सकता। ये अपने यहाँ इंग्लिश का फायदा। इस मामले में इंग्लिश बहुत अच्छी है अपने लिए, है ना। और बाकी जो लोग दिखावटे पे मरते वो तो जानते हैं कि नहीं यार पढ़ रहा है और अच्छी चीज है नहीं, बशर्ते कि आप बायसेस ना हो। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, लास्ट स्लाइड है, खत्म कर। रिलेवेंस एंड लेगेसी ऑफ द एसे इन द मॉडर्न टाइम। एक बात तो अपन ने देख ली कि ये पॉइंट जो है अपन किसी उस हर किसी में यूज कर सकते हैं, है ना, कि आज उसका क्या है। और ये जो तर्क है ना, ये आप खुद से जनरेट कर सकते हो, किसी भी वर्क को लेके सोच के देखना, क्योंकि कायदे से ये आपके माइंड से ही निकलना चाहिए। आज हम आप क्रिस्टोफर मार्लो का अपना डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें, तो है वो आज रेलेवेंस, है ना। अगर आप पाप करोगे और जो पाप का जो सजा है ना तो पड़ेगा, और आपकी जो पाप पूर्ण लाइफ है ना वो छोटी ही होगी हमेशा, जल्दी आपको निपटना पड़ेगा, तो मौत खतरनाक होगी। ये भी है, ऐसी मौत जो आप फिर सह नहीं पाओगे, और वहां आपको कोई नहीं बचा सकता। हमने देखा कि डॉक्टर फॉस्टर्स में लास्ट में उसको कोई बचाने आता नहीं है, जबकि कोई कितनी भी दया करे कोई नहीं बचा सकता। जैसा किया है सो होके रहेगा, चाहे डॉक्टर फॉस्टर्स की वो हो या फिर हमारा पैराडाइज लॉस्ट हो। क्या? गलत गलत होता है, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो डेविल हो, चाहे वो डेविड हो, कोई भी हो। गॉड से भी नफरत की जा सकती है, ये भी एक नजरिया बताया। हम और आप इंसान अपन कुछ नुकसान हो जाते के तो भगवान तक कैसो है ना, हमारे साथ तो गलत कर रहा हो, वहां पे अपना जो बेल्जेबाब है ना, बोलता है साथ गलत किया, नजरिया। और सोचो पैराडाइज लॉस्ट के अलावा अपन ने अपने हिंदू रिलीजन में ऐसे बहुत कम लिटरेचर मिलेंगे
जो इस प्रकार की समझ देते हैं, है ना, मतलब गॉड की गलतियां बताए वो भी। तो ये फायदा है अपने इंग्लिश का कि यार एक अलग ही नॉलेज मिलता है। और सोचो अभी अपन ने हिंदी मतलब बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम, कितना ही होगा उसमें, है ना। आप और हम सोच भी नहीं सकते, इतना अपार है। ये ऐसी थ्योरीज दी है ना। हाँ, क्या नाम है उसका, याद नहीं यार। थॉमस मोर ने लिखा है उसको, है ना, सेंट थॉमस मोर। बहुत बढ़िया, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, थॉमस मोर ही है ना। हमें उस पिलग्रिम प्रोग्रेस का देखो एक इमेज है हमारे माइंड में। क्या इमेज है, जो है ना, तो थॉमस मोर, मतलब राइटर को हमने नाम से न याद करके उनकी तस्वीर से याद किया है उस वर्क को। हमें थॉमस मोर का चेहरा सामने आ जाता है, एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति है ना, वाइट उसकी ये है, और वो मोटा है, मतलब वो मोटे ही थे। और उनके सिर पे एक टोपी, जो पादरी वाली टोपी नहीं है, एक ऐसी जो चपटी सी टोपी रहती है वो। कौन बनिए, ये थॉमस मोर ऐसे थे उनके नेक्स्ट, बनियन का नहीं याद। ये अलग है। थॉमस मोर का चेहरा याद है हमें, यूटोपिया वाले, वो तो हमने देखा ही नहीं है, मतलब पिक ही पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यूटोपिया, तुम लोगों ने यूटोपिया वर्क को पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं था अभी, क्या नहीं, जरा यूट्यूब पे वीडियो देखना। ऐसे ऐसे आइडिया दिए हैं ना समाज की अच्छाई के लिए, कभी कभी अपन को लगता है कि ये घटिया आइडिया है, कुछ लोगों को लगेगा बहुत घटिया आइडिया, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये आइडिया है। एक आदर्श नगर, जो सही में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें नियम ही इतने शानदार और इतने कड़े हैं। तो देखना, इस होमवर्क समझ लेना, इस स्लाइड के अलावा वर्क भी हो। ठीक, चलो देखें ये, तो सर्च करके रख लो। थॉमस, यही चेहरा हमारे के साथ, टोपी अजीब सी टोपी। मतलब सेंट की उपाधि ले ली, ली नहीं थी, दे दी गई थी, वैसे थे ये अच्छे। चलो देखें, relevance and the legacy of the essay in the modern time। पहला relevance, theme of identity, social observation, self reflection remain deeply relevant to the contemporary society। बढ़िया, पूरा समझ में आ गया कि कैसे जुड़ा। then the legacy, the essay continue to be studied and appreciated for its wit। इन चीजों की वजह से इस ऐसे को अप्रिसिएट किया जाता है, किस चीजों की वजह से, विच इंसाइट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऐसे, इन चीजों का जो जॉनर डेवलप होता है इसकी वजह से। स्पेक्टेटर्स रोल एज अ सोशल कमेंटेटर, समाज के बारे में दुनिया को बताता है। फाइंड डेजोनेट इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीडिया एंड द कल्चरल क्रिटिसिज्म। तो समाज के मॉडर्न मीडिया को अ, हमारा स्पेक्टेटर एक व्यू देता है ना, और कल्चर को क्रिटिसाइज भी करता है। देन एडिसन मास्टरफुल प्रोज एंड कीन ऑब्जर्वेशंस serve as a model for writers। मतलब जो राइटर, हमारे जो राइटर होंगे आगे आने वाली जनरेशन, उनके लिए ये एज अ रोल मॉडल है। राइटर्स
सीकिंग टू एंगेज विद सोशल एंड कल्चरल इशू, और कैसे उनको वो जोड़ने का मतलब ये कहते हैं कि आप भी इसकी तरफ जाओ, इस समाज की तरफ जाओ और इन समाज के लिए भी सोचो और इस समाज से रिलेवेंट चीजें लिखो। इसके लिए ये क्या करते हैं, उनको आगे की तरफ पुश करते हैं। ठीक, यही अपनी स्लाइड। सिंपल, सॉफ्ट, इजी लैंग्वेज।